गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, हमने एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के थ्रू देखा था कि हम एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसका नाम आचार्य बैच रहेगा। आचार्य बैच में हम क्या करेंगे बेटा? क्विक रिवीजन करेंगे ना अपने टॉपिक्स का। ठीक है, तो हम इस बैच में मैं आज आपको बता रहा हूँ स्पेशल क्या है कि आप सभी पढ़ते तो होंगे स्कूल्स में, कोचिंग में वगैरह में आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप क्या एनसीईआरटी रीड करते हैं लाइन बाय लाइन? हम एनसीईआरटी, ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होगा वो एनसीईआरटी पर होगा कि हम एनसीईआरटी की क्या करें, लाइन बाय लाइन को हम रीड करें और देखें कि क्या है एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। हम बायोलॉजी पोर्शन को कवर अप करेंगे जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे। तो यह चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, एनसीईआरटी की ये बुक है। ठीक है, और हम इसमें लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, आज देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में हम जब शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली लाइन क्या कह रही है कि हम जैव यानी सजीव तथा अजैव यानी कि निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करें। यानी आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग में, जैव और अजैव चीज़ों में है, तो आप कैसे इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ कोई चीज़ सजीव है, कोई चीज़ निर्जीव है, या कैसे। ठीक है, तो हम और आगे देखते हैं। तो जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हम यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं तो कह देते हैं हाँ ये सजीव है। गाय को जुगाली खाना खाते हुए देखते हैं उसको तो हम कहते हैं हाँ ये भी सजीव है। या कोई इंसान बोल रहा है, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मेरे से बातें कर रहे हो, अपने घर पे बातें कर रहे हो, ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहे हो, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये सजीव है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति क्या है, सजीव है। ठीक है, यदि ठीक है इंसान सो रहा है तो अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तब आप कैसे पहचानेंगे कि जब वो सो रहा है तब तो कुत्ता दौड़ नहीं रहा है, जब सो गया आदमी तो क्या कर रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा है, तब आप कैसे पता लगाएंगे कि वह व्यक्ति क्या है, सजीव है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, सांस लेता है। देखिए, तो हम उन्हें सांस लेते हुए ठीक है देखते हैं और जान लेते हैं कि वे क्या है, सजीव है। ठीक है, जब वो सांस ले रहा है तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, सजीव है। चलिए, अगर जंतुओं तक तो ये बातें ठीक थी कि हाँ ठीक है भाई, वो सांस ले रहा है तो वो सजीव है, बोल रहा है तो वो सजीव है, चल रहा है तो वो सजीव है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात आपको हम पौधों से पूछे तो पौधे तो चलते नहीं हैं, पौधे तो बोलते भी नहीं हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि पौधे सजीव हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है कि वे सजीव है। तो हम में से कुछ लोग कहेंगे कि बेटा वो हरे होते हैं सर, इसलिए हरे रंग के दिखते हैं इसलिए वे क्या है, सजीव है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, एनसीईआरटी भी करे कि हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर किसी अन्य रंग की होती हैं? जैसे आपने कवक देखा होगा, ठीक है, आप उसका कलर देखेंगे तो उसके कलर क्या होते हैं, वाइट होते हैं, तो क्या वो सजीव नहीं है? नहीं, वो भी सजीव है। तो फिर क्या ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं सर वो भी सजीव है? तो हम कहेंगे कि वे समय के साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में नहीं, पौधों के लिए बात हो रही है कि पौधे वृद्धि करते हैं इसलिए वे सजीव है। और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो हम सजीव को सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ठीक है, कि सजीव होने के क्या क्या प्रमाण है, ऐसे ही हवाबाजी करके हम नहीं किसी चीज़ को देखेंगे। तो आइए अगली लाइन कह रही है कि ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतिविधियां होती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि क्या है, परिलक्षित नहीं है। ठीक है, और कुछ जंतु क्या है, कुछ जंतु तो सांस लेते हैं परंतु जिनमें यह गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वे भी क्या है, सजीव हैं। आप समझ रहे बात को? अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। बात आपको समझ में कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं बस वही सजीव नहीं है, उनके अलावा भी कुछ हमारे वातावरण में ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सजीव है कि नहीं है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अति सूक्ष्म स्केल होने पर, अति सूक्ष्म ठीक है, होने वाली गतियां हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए
अणुओं की गति, क्या आप अणुओं की गति देख पाते हैं? नहीं सर, हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है कि नहीं है? अगर ये प्रश्न हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे नहीं सर इसकी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जीव विज्ञानी से पूछे तो यदि हम यही प्रश्न किसी व्यवसायी जीव वैज्ञानिक से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। वो कहेगा कि वास्तव में जो विषाणु है, विषाणु के अंदर कोई भी आणविक गति नहीं होती है। विषाणु यानी वायरस, वायरस के अंदर क्या होता है बेटा? कोई भी आणविक गति नहीं होती है। इसीलिए जो वायरस है ये एक विवाद का विषय बना होता है कि वायरस क्या है, सजीव है कि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या करें। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं, यानी जब तक वो किसी सजीव कोशिका के बाहर होते हैं तब तक उनके शरीर में कोई भी आणविक गति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो किसी कोशिका को प्रवेश कर उसमें उसको संक्रमित करते हैं तो उनके अंदर क्या होती है? आणविक गति प्रारंभ हो जाती है। अतः इसी कारण क्या है, यह विवाद का विषय बना होता है कि वास्तव में ये सजीव है भी या नहीं भी है। ठीक है बच्चों, आइए और आगे देखते हैं। और आगे क्या कह रहा है, देखिए एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंटरेस्टिंग है। आप एनसीईआरटी को मजे लेकर पढ़िए, लाइन बाय लाइन चीज़ें उसमें आपको क्लियर करा देगी एनसीईआरटी। ठीक है, आइए, जीवन के लिए आणविक गतियाँ आवश्यक क्यों हैं? ठीक है, जैसा कि आपने पूर्व कक्षाओं में देख सकते हैं, जैसे आप क्लास 9 में पीछे आप पढ़ के आए होंगे, देख चुके हैं कि जो सजीव की संरचनात्मक मतलब संरचना सुसंगठित होती है। ठीक है, उनमें ऊतक हो सकते हैं। ठीक है, और ऊतकों में क्या होती है बेटा? कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं में क्या होते हैं? छोटे छोटे घटक होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय समय, ठीक है, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, और यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम अगर किसी के ऊपर डिपेंड हैं तो हम अपनी कोशिकाओं के ऊपर निर्भर हैं। हमारी कोशिकाएं अगर सुरक्षित है, सही हैं तो हम ठीक है, और अगर पर्यावरण के साथ कोशिकाएं हमारी क्या होती हैं? विघटित होती हैं, और अगर यह व्यवस्था टूटती है तो हम या कोई भी जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए क्या करा है। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार, ठीक है, गतिशील बनाए रखना चाहिए। जीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं, आइए खोजते हैं। ठीक है, तो ये पहला पेज था अभी एनसीईआरटी का। ठीक है, पहले पेज में अभी सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन किया कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, और सजीव होने के लिए क्या क्या प्रमाण हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, कह रहा है कि जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जीवों के अनुरक्षण कार्य को निरंतर होना चाहिए। ठीक है, यह उस समय तक चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों या मतलब हम कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह क्या करता है? यह अनुचरण अपना काम करता रहता है। ठीक है, और वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से पढ़िए इस लाइन को, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जीवों के अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह कार्य उस समय भी चलता रहता है जब वे विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों या आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ एकदम चुपचाप हो, फिर भी ये अनुरक्षण का कार्य क्या करता है? चलता रहना चाहिए। और वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से इस अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहते हैं। अच्छा, जैव प्रक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षति तथा टूटे फूटे रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी भाई। अगर आपके शरीर में कोई अंग टूट फूट गया है तो उसको ठीक करने के लिए आपके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई भी प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत के लिए हम भोजन और शरीर के अंदर लेने के लिए हम पोषण, ठीक है, लेने का जो प्रक्रम है उसे हम पोषण कहते हैं। भाई आपके शरीर में अगर कोई अंग टूट फूट गया है, उसके मरम्मत के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यह ऊर्जा आप पाएंगे कहाँ से? तो यह ऊर्जा क्या करता है, वह जीव अपने शरीर के, ठीक है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन के रूप में लेता है, और भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, हम उसको पोषण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार से पोषण प्रक्रम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अभी हम जब पोषण को डिफाइंड करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि हम पोषण के लिए क्या करते हैं। हम जो हमारे शरीर में कार्बन से रिलेटेड जो हम फूड मटेरियल खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है, कार्बन होता है। इसलिए कह रहा है कि जो कार्बन स्रोत है ये जटिलता के अनुसार विविध जीव हैं उनमें पोषण का प्रक्रम भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना पोषण खुद से करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे अन्य जीवित जीव पर डिपेंड होते हैं, कुछ मरे हुए जीव पर डिपेंड होते हैं। तो पोषण का जो प्रक्रम है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि बस पर्यावरण आपके नियंत्रण, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों का विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। सही बात है। ठीक है, हम जो ऊर्जा भोजन लेते हैं ऊर्जा के लिए, तो हम उसका क्या करते हैं, या तो विघटन करते हैं या तो उसका निर्माण करते हैं, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव के शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण के लिए क्या होते हैं, उपयोगी है। जिन ऊर्जा का हमने क्या किया था बेटा, ये लाइन कह रही है कि हमने उसका विघटन या निर्माण किया था, वे ऊर्जा अंततः क्या हो, एक समान स्रोत के रूप में परिवर्तित हो जानी चाहिए, और विभिन्न आणविक गतियों के लिए, जैसे विभिन्न जीवों के शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक अणु है उनके निर्माण के लिए क्या बेटा, उपयोगी होना चाहिए। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला आवश्यक होती है, जिसे हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन और उपचयन अणुओं अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन करना, उसका उपयोग करना क्या कहलाता है बेटा, श्वसन कहलाता है। देखिए कुछ जीव क्या करते हैं, ठीक है, जो बाहरी स्रोत है उससे जब उसको विघटित या उसको संश्लेषित करते हैं तो उससे क्या निकलता है बेटा, ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है, और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिका के अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला पैरा। कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए एवं जो वर्ज्य यानी जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी बात हो रही है, तो ये एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है
तथा उसकी शारीरिक जो अभिकल्प है वो अधिक जटिल हो जाती है। क्योंकि एक कोष की जीव था तो उसका सिंपल सा संरचना था कि भाई एक ही कोष का है, लेकिन जब कोई जीव नया बनेगा, जो विकसित जीव बनेगा, जटिल बनेगा, तो उसमें ढेर सारी कोशिकाएं होंगी, तो उसका आकार भी बढ़ेगा और उसका शारीरिक अभिकल्प होगा वो भी अधिक जटिल हो जाएगा। तब क्या होता है आपको बताना है। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, बहुकोष की जीव कहते हैं। तो हम कहेंगे कि बहुकोष की जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं, ठीक है। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि हुआ क्या होगा, जब आप 9th में रहे होंगे तो आप वहाँ पढ़े होंगे कि आपकी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं बेटा, ऊतक बना लेती हैं। ऊतक मिलकर क्या करते हैं, आपके अंग बना लेते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बना लेते हैं, और अंग तंत्र से ही क्या होता है, एक पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि, ठीक है, यहाँ देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोश की जीवों में विभिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। कहाँ परिचित हैं, तो आप पिछले क्लास में परिचित हैं। अतः इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी एक विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। तो ठीक है, भोजन तथा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि क्या होते हैं बेटा, हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों या उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बेटा, उत्सर्जन कहते हैं। दो चीज़ें आपको ऊपर देखने को मिली कि आप भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जाते हैं, तो उसके लिए हमारे शरीर में एक वहन तंत्र होता है, ठीक है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जब इन स्रोतों का उपयोग हम कर लेते हैं, जब हमें ऊर्जा मिल जाती है, तो उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे उत्पाद भी मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, तो उनको शरीर से निकालना भी क्या होता है, जरूरी हो जाता है। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा जी, उत्सर्जन कहते हैं। आइए, यदि बहुकोश की जीवों के शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतकों का विकास हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतकों तक पहुँचाने की होगी। आइए हम जीवन के अनुसरण के लिए करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करेंगे, ठीक है। ये बच्चों अभी सिर्फ आपके चैप्टर के भूमिका थी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको बताया गया है कि आपको भी चैप्टर में पढ़ना है क्या, ठीक है। अब हम जब एक एक बातें पढ़ेंगे तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे पोषण क्या होता है। देखिए, स्वपोषी पोषण क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण क्या होता है, ठीक है। मनुष्यों पोषण कैसे होता है, देखिए मनुष्यों पोषण पढ़ेंगे। मनुष्यों पोषण के बाद हम उसका श्वसन पढ़ेंगे। हम श्वसन के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे, कहाँ गया भाई, ये आ गया वहन, ठीक है, कि मानव में वहन कैसे होता है। यहाँ पे हम हृदय पढ़ेंगे, ठीक है। हृदय पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन कहाँ है बच्चों, उत्सर्जन ये वाला टॉपिक रहा, उत्सर्जन यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। बताइएगा कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। पर डे हम आपको एनसीईआरटी ऐसे रीड करके बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।